नमस्कार दोस्तों, जेबी स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं डॉक्टर देव कुमार, पीएचडी इतिहास, एक बार जीआरएफ 4 बार नेट पास। दोस्तों, यूजीसी नेट पेपर 1 की एक क्लास नंबर 281 है। ठीक है, 281 नंबर की क्लास है। थोड़ा सा यहाँ पर 281 नंबर क्लास है। ठीक है, और टॉपिक का नाम है संचार के प्रकार। संचार कह लो या कम्युनिकेशन कह लो या संप्रेषण कह लो। ठीक है, संचार के प्रकार का टॉपिक है, काफी अच्छा टॉपिक है। हर एक बार एक सवाल जरूर इसमें आता है। तो सबका स्वागत है, अभिनंदन है, वेलकम है। नेहा जी, अंशु जी। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, ये 4 पुस्तकें हमारी, आप इनको परचेज कर सकते हो। 20,000 सवाल है हिस्ट्री के, और जल्द ही हम पेपर 1 की भी लॉन्च करने वाले हैं। तो संचार के प्रकार की आज क्लास है। ठीक है, तो संचार के प्रकार 4 प्रकार हैं। ठीक है, उनमें हम फिर उनको एक्सप्लेन करेंगे अच्छे तरीके से। तो देखो, संचार आप जानते होंगे कि भाई अपने भावों का, विचारों का, ठीक है, कोई बातों का आदान प्रदान करना संचार कहलाता है। ठीक है, संचार हम कई प्रकार से करते हैं। ठीक है, तो वो जो प्रकार है, संचार के जो प्रकार हैं, उनका हम अध्ययन करेंगे। जैसे कि संचार होता है एक संबंधों के आधार पर संचार। ठीक है, संबंध के आधार पर संचार। दूसरा है चैनल के आधार पर संचार। ठीक है, नोट करते रहिएगा। उद्देश्य और शैली के आधार पर संचार। और चौथा है दिशा के आधार पर संचार। आज हम इन चारों को डिस्कशन करेंगे। बिल्कुल आप ये मान लीजिए कि अगर संचार के प्रकार में से एक सवाल आएगा तो आप उसे 101% करेंगे। ठीक है, 2 नंबर आपका मान लीजिए पक्का है। तो संचार के प्रकार जानना जरूरी है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे संबंधों के आधार पर संचार कितने प्रकार का होता है। ठीक है, तो संबंधों के आधार पर जो संचार है वो 4 प्रकार का होता है। समझते रहिएगा। ठीक है, एनके श्री जी वेलकम। तो देखो, अंत वैयक्तिक, इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन। ठीक है, दूसरा है तो ये पहला जो है, ये वाला, ये है अवैयक्तिक। पहला है अवैयक्तिक। ठीक है, इसको बोलते हैं इंट्रापर्सनल या इम्पर्सनल। दूसरा है अंत व्यक्तिक संचार। ठीक है, इसको बोलते हैं इंटर पर्सनल कम्युनिकेशन। तीसरा है समूह संचार, इसको हम बोलते हैं ग्रुप कम्युनिकेशन। ठीक है, ग्रुप कम्युनिकेशन। और चौथा है जन संचार, यानी कि मास कम्युनिकेशन। हर बार इसमें से सवाल जरूर आता है। तो अब इन चारों प्रकार में से सबसे पहले हम अवैयक्तिक संचार के बारे में फुल डिटेल पढ़ते हैं। ठीक है, अवैयक्तिक। देखो, अवैयक्तिक के बारे में जाने
तो इसका मतलब होता है आत्म विचार करना, यानी कि इसमें एक ही इंसान होता है और वो अपने मन में विचार कर रहा होता है, ठीक है। आत्म मंथन करता है, आत्म विचार करता है, या खुद से बात करता है, या बड़बड़ाता है, तो उसको हम इंट्रापर्सनल या अव्यक्तिक संचार कहते हैं। समझ रहे हैं आप? खुद से बात करना, बड़बड़ाना, ठीक है, बुदबुदाना भी कह सकते हैं उसको, आत्म चिंतन भी कह सकते हैं, आत्म मंथन भी कह सकते हैं, स्वयं से बात करना भी कह सकते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं हम अव्यक्तिक या इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, ठीक। अब इसको हम थोड़ा थ्योरी में पढ़ लेते हैं। जैसे कि मनुष्य द्वारा अपने आप से बात करने, यानी कि दिमाग में कुछ सोचने विचारने की प्रक्रिया को अव्यक्तिक संचार कहा जाता है। सोच विचार प्रक्रिया, भावनात्मक प्रक्रिया प्रतिक्रिया, ठीक है, दृष्टिकोण, मूल्य और विश्वास, स्व अवधारणा, अर्थों की रचना व उनकी व्याख्या इसी संचार के अंतर्गत आते हैं। तो आज से भूल मत जाना, अव्यक्तिक या इंट्रापर्सनल या इम्पर्सनल, इसको दोस्तों हम कहते हैं आत्म विचार करना, आत्म मंथन करना, बुदबुदाना, खुद से बात करना, ठीक है। ये कहा गया है अव्यक्तिक संचार, ठीक है। अब दूसरा जो संचार था, देखो जैसे आप देख सकते हैं एक आदमी है, तो ये साइलेंट तरीके से खुद से बात कर रहा है, ठीक है। क्वेश्चन सजेशन कर रहा है कि भाई मैं अगर ऐसा करूं तो क्या ये ठीक रहेगा या खुद ठीक रहेगा, खुद से बात करता है, ठीक है। सेल्फ टैप, खुद से बात कर रहा है ये, सेल्फ कन्वर्सेशन, खुद से जो है दोस्तों लगातार बात करता है, क्या सही रहेगा, क्या नहीं करूं, क्या नहीं करूं, है, ठीक है। तो सेल्फ टॉक को दोस्तों हम इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन कहते हैं। ये कई बार एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। आइए अब बात करते हैं अंत व्यक्तिक संचार, यानी कि जहां पर दो या दो से अधिक लोग आपस में बात कर रहे हो, ठीक है, तो वहां पर क्या होता है, अंत व्यक्तिक या इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होता है। यानी कि देखो अव्यक्तिक संचार में आदमी खुद बात करता है, आपस में खुद से बात करता है, जबकि इंटरपर्सनल में दो आदमी होने जरूरी हैं, वो आपस में बात कर रहे होते हैं, ठीक है। यानी कि एक कहता है, दूसरा उसकी बात सुनता है, वो फीडबैक देता है, ठीक है। समझ रहे हैं आप? तो अंत व्यक्तिक जो संचार होता है उसको हम इंग्लिश में इंटरपर्सनल संचार कम्युनिकेशन बोलते हैं। इसमें दो आदमी होने जरूरी हैं। तो आइए थोड़ा थ्योरी टाइप भी पढ़ लेते हैं, क्योंकि हमें इसकी पीडीएफ भी बनानी होती है, ठीक है। ब्रूकर एक विद्वान है, उनके अनुसार संदेश के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक कोई अर्थ प्रेषित करने की प्रक्रिया संचार है, ठीक है। वेबर के अनुसार संचार नामक प्रक्रिया की सहायता से हम दूसरों को आसानी से प्रभावित कर सकते हैं। दोस्तों ये अंत व्यक्ति संचार के अंतर्गत आते हैं। इनको हम ये परिभाषा भी हो सकती है, ठीक है। फेयर के अनुसार पारस्परिक समझ, विश्वास व अच्छे मानवीय संबंध बनाने के लिए विचारों व सूचनाओं का आदान प्रदान करने की प्रक्रिया को हम संचार कहते हैं। तो आप समझ रहे होंगे दोस्तों, एक इंसान देखो ये बोल रहा है और ये सुन रहा है, यानी कि भाई जो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होता है उसमें दो आदमी होने जरूरी हैं, तभी वहां पर वो अंतर्व्यक्तिक, यानी कि एक कहेगा एक सुनेगा, तब ये उत्तर देगा हाँ मुझे सुनाई दे रहा है, ठीक है। कुछ भी कह सकता है ये, ठीक है। तो मैं इसको बोलते हैं अंतर्व्यक्तिक संचार, ठीक है। यानी कि जहां पर दो आदमी होने जरूरी हैं। आशा करता हूं आप समझ रहे होंगे, ठीक है। अविनाश जी वेलकम, मानवी जी वेलकम।
नेहा जी कर रही है सर 10 है ना सर, संचार 10 नहीं, संचार तो 4th यूनिट है। साहिन जी वेलकम, गौरव शर्मा जी वेलकम। ठीक है, तो आइए मैं आशा करता हूं दोस्तों आप अव्यक्तिक और अंत व्यक्तिक संचार को समझ रहे होंगे कि भाई ये किस तरीके के संचार होते हैं। ठीक है, अब तीसरा जो कॉलम था हमारा वो था समूह संचार, या इसको बोल सकते हैं ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप कम्युनिकेशन। यानी कि यहाँ पर 2 से अधिक लोग, 10 लोग, 20 लोग हो सकते हैं। ठीक है, आपस में बात कर सकते हैं, जैसे कि कॉन्फ्रेंस हॉल है, वहां पर बात करते हैं लोग। ठीक है, तो यहाँ पर 2 से अधिक लोग होने जरूरी हैं। जैसे कि आप चित्र देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कम से कम 10 लोग बैठे हुए हैं, आपस में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं ग्रुप कम्युनिकेशन या ग्रुप डिस्कशन बोलते हैं। ठीक है, थ्योरी पढ़ लेते हैं। साझे दृष्टिकोण, यानी कि किसी विचार को लेकर डिस्कशन करना। ठीक है, उद्देश्य या हितों वाले कुछ लोगों का समूह आपस में जो संचार करता है वह समूह संचार की श्रेणी में आता है। इस संचार के प्रतिभागी साझे मूल्य, यानी कि एक स्कूल के हो सकते हैं, एक ऑफिस के हो सकते हैं, ठीक है, या एक टीम मेंबर हो सकते हैं, साझे मूल्य या व्यवहार के मानक प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो भाई आप समझ रहे होंगे, जैसे कि आपका परिवार है, आपके परिवार में 2 माता पिता हो गए, 2 बहन हो गई, 2 भाई हो गए। ठीक है, अगर ये 6 लोग आपस में बातें करने लगे तो इसको कहा जाएगा ग्रुप कम्युनिकेशन। ठीक है, यानी कि यहाँ पर 6 लोग हैं, 2 से अधिक लोग हैं, तो यहाँ कहा जाएगा दोस्तों ग्रुप कम्युनिकेशन, ग्रुप डिस्कशन, आपस में बात करते हैं लोग। ठीक है, आशा करता हूं ये भी आप समझ रहे होंगे। आप देखो, मान लीजिए ये आपका परिवार है, ये आपका ऑफिस है, ये आपका स्कूल है। जब स्कूल के टीचर आपस में बात कर रहे हो तो वहां पर ग्रुप कम्युनिकेशन होता है, या घर में बात कर रहे हैं आपस में लोग तो वहां पर ग्रुप कम्युनिकेशन होता है, या दोस्त आपस में बात कर रहे हैं तो वहां पर भी ग्रुप कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, आइए चौथा जो ऑप्शन था हमारा, संबंधों के आधार पर जो कम्युनिकेशन है दोस्तों, उसमें चौथा जो ऑप्शन है वो है जन संचार। हर एक बार ग्रुप कम्युनिकेशन और जन संचार में से एक जरूर आता है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं मास कम्युनिकेशन। ठीक है, मास कम्युनिकेशन। ठीक है, देखो इसमें थोड़ा सा समझ लीजिए कि होता क्या है। देखो, रेडियो, टेलीविजन, न्यूज चैनल, ठीक है, पत्रकार, ये क्या होते हैं? ये जन संचार के माध्यम होते हैं। इसका मतलब ये है कि एक इंस्ट्रूमेंट से, एक स्रोत से, ठीक है, बहुत सारे लोगों को के द्वारा संचार किया जाता है। अपनी बात बहुत सारे लोगों तक पहुंचा जाती है एक ही समय में। जैसे कि दोस्तों आज हम लाइव कर रहे हैं क्लास को, ठीक है, तो ये जो क्लास है पता ना कितने लोग देखेंगे, तो इसको बोलते हैं जन कम्युनिकेशन। ठीक है, जन कम्युनिकेशन, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों इंटरनेट का भी प्रयोग हो रहा है। तो आप देख पा रहे होंगे सैटेलाइट के माध्यम से, ठीक है, क्योंकि टावर के माध्यम से, ठीक है, रेडियो के माध्यम से, टेलीविजन के माध्यम से, ब्रॉडकास्टिंग के माध्यम से क्या होता है? ये जन कम्युनिकेशन होता है। यानी कि एक ही स्रोत के माध्यम से करोड़ों लोगों तक बात पहुंचती है एक ही समय में। ठीक है, आप समझ रहे होंगे जन संचार क्या है। इनकी उनकी 1,00,000 2,00,000 लोग जो है एक ही बार में देखते हैं उस खबर को या संचार को। ठीक है, अब थोड़ा सा थ्योरी पढ़ लेते हैं। आमतौर पर जन माध्यमों को परिभाषित करते हुए कहा जाता है कि किसी संदेश का व्यावसायिक स्तर पर उत्पादन व प्रसार करने वाले संगठन जन माध्यम है।
1939 में हर्बर्ट ब्लूमर ने मानव एकत्रीकरण की 4 श्रेणी निर्धारित की थी। उनके अनुसार एक जगह एकत्रित होने वाले लोगों, ठीक है, को का समूह, जन समूह, भीड़ और मास कहलाता है। यानी कि भाई कोई रैली हो रही है, जैसे मान लीजिए मोदी जी की रैली हो रही है, तो मोदी जी एक स्रोत हैं और वो अपने अंदर से कुछ बातें कहेंगे लोगों तक, तो हो सकता है 1,00,000, 2,00,000, 10,00,000 लोग उनकी बातों को सुने, तो वो उस समय जन संचार कर रहे होते हैं। ठीक है, कोई नेता हो सकता है दोस्तों, तो वो भी अगर रैली को संबोधित कर रहा है तो वो जन संचार करता है, ना कि वो अंत व्यक्तिक संचार करता है, ना वो अव्यक्तिक संचार करता है, ना वो ग्रुप संचार करता है, वो करता है जन संचार। एक ही समय में लाखों लोगों तक उनकी बात पहुंचती है। ठीक है, तो आप समझ रहे होंगे किसी भाषण, लेख, संकेत या व्यवहार के माध्यम से विचार, सूचना, संदेश इत्यादि का आदान प्रदान करना दोस्तों जन संचार कहलाता है। ठीक है, यह सूचना या विचारों को प्रभावशाली तरीके से दूसरों तक पहुंचाने के लिए सही शब्दों व संकेतों के चयन की तकनीक व कला है। तो आशा करता हूं जन संचार भी आप समझ गए होंगे। ठीक है, देखो आप बता दिया करो अगर कोई दिक्कत हो रही हो आपको कि नहीं समझ पा रहे हैं तो बता दिया करो। ठीक है, देखो यहां पर यू लिख रहा है, तो यानी कि कोई ब्रॉडकास्ट है, कोई इंसान बैठा हुआ है न्यूज चैनल में, जब वो जैसे कि आज तक हुआ, एनडीटीवी हुआ, जी न्यूज हुआ, ठीक है, माना ये यहां पर है, उसको कितने लोग देखते हैं दोस्तों एक ही समय में, तो उसको बोलते हैं जन कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन। ठीक है, अच्छा अब जो हमारा दूसरा प्रकार है, अभी तो आपने देखा था भी संचार के प्रकार, संबंधों के प्रकार के आधार पर। ठीक है, दूसरा है चैनल के आधार पर। ठीक है, तीसरा क्या था दोस्तों, दिशा के आधार पर, और चौथा था उद्देश्य के आधार पर। तो अब हम पढ़ रहे हैं चैनल के आधार पर संचार कितने प्रकार का होता है। चैनल के आधार पर, मीडियम के आधार पर। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे संचार, संप्रेषण। दोस्तों चैनल के आधार पर संप्रेषण 2 प्रकार का होता है। पहला क्या है, शाब्दिक। ठीक है, पहला क्या है, शाब्दिक। इसको हम बोल सकते हैं वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है, वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है, वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है, और एक होता है अशाब्दिक, दूसरा प्रकार है अशाब्दिक, इसको बोल सकते हैं नॉन वर्बल, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। यानी कि जहां पर जिस संचार में हम शब्दों का यूज करते हैं, ठीक है, वहां होता है वर्बल कम्युनिकेशन, और जहां हम शब्दों का यूज नहीं करते वहां होता है हमारा नॉन वर्बल या अशाब्दिक कम्युनिकेशन। समझ लीजिए दोस्तों, मैं बिल्कुल सरल भाषा में समझाऊंगा। देखो संप्रेषण होता है 2 प्रकार का, चैनल के आधार पर, शाब्दिक और अशाब्दिक। शाब्दिक में भी 2 प्रकार होते हैं, एक होता है लिखित संप्रेषण और दूसरा होता है मौखिक संप्रेषण। यानी कि हम अगर किसी बात को, किसी विचार को हम एक जगह से दूसरी जगह भेजना चाहते हैं तो हम लिखित रूप में भी भेज सकते हैं। ठीक है, जैसे इसमें क्या क्या आते हैं, पत्र पत्रिकाएं आती हैं, आवेदन पत्र आते हैं, एप्लीकेशन आती हैं, ठीक है, बुक आती हैं, समाचार पत्र आते हैं, लेटर वगैरह आते हैं, बुलेटिन आते हैं। तो ये क्या है दोस्तों, ये भी एक संचार का माध्यम है। ठीक है, तो हम लिखित रूप में भी संचार करते हैं, ये भी एक संचार का माध्यम है। और शाब्दिक में ही हम मौखिक संचार संप्रेषण कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम लिखित रूप में नहीं देना चाहते तो हम
हम फेस टू फेस यानी कि सामने हमारा जहां हम अपनी बातों को भेजना चाहते हैं वो सामने खड़ा है और हम उससे बातें करने लगे, तो ये होता है मौखिक। इसको इंग्लिश में बोलते हैं ओरल कम्युनिकेशन। ठीक है, ओरल कम्युनिकेशन। तो समझ रहे होंगे शाब्दिक यानी कि शब्दों के माध्यम से संचार करना। तो शब्द हम लिखित रूप में भी दे सकते हैं और फेस टू फेस भी दे सकते हैं। ठीक है, आप समझ रहे होंगे शाब्दिक होता क्या है। अब अशाब्दिक क्या होता है, यानी कि जिस संचार में हम शब्दों का प्रयोग न करके केवल संकेतों का प्रयोग करते हैं, जहां हम शब्द यूज नहीं करते हैं, जैसे कि पीठ थपथपाना। ठीक है, ध्वनि संकेतक यानी कि कोयल बोल रही है, ऐसे कहते हैं कोयल गाना गा रही है, यानी कि कोई आदमी हंस रहा है, मजाक बना रहा है। ठीक है, कोई आंखों की भाषा से आंख मार रहा है, और या कोई उदास है तो उसका मुंह लटक जाएगा कि भाई ये उदास है, यानी कि लोग समझ जाएंगे यार ये उदास है, कोई कोई बात है। आदमी रो रहा है कि भाई ये दुखी है इसलिए रो रहा है, कोई हंस रहा है भाई ये खुश है ये हंस रहा है। ठीक है, स्पर्श करके शाबाश बेटा, और छोटे बच्चों को पुचकारते हैं तो भाई उसको हम दुलार करते हैं, तो वहां पर शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं हम। ठीक है, तो आप समझ रहे होंगे चैनल के आधार पर संचार दो प्रकार का होता है, शाब्दिक और अशाब्दिक। ठीक है, शाब्दिक में लिखित रूप में भी कर सकते हैं हम संचार, और मौखिक रूप में भी संचार हम कर सकते हैं। जबकि जो अशाब्दिक है उसमें हम शब्दों का प्रयोग न करके दोस्तों स्पर्श का प्रयोग करते हैं। ठीक है, संकेतों का प्रयोग करते हैं। समझ रहे हो आप, समझ में आ रहा है तो लाइक वगैरह कर दिया करो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संप्रेषण के प्रकार शाब्दिक और अशाब्दिक। शाब्दिक में लिखित और मौखिक, और अशाब्दिक में ध्वनि संकेत या बाणी संप्रेषण, चक्षु संपर्क, मुख मुद्रा संप्रेषण, स्पर्श संपर्क संप्रेषण। ठीक है, अभी मैंने बताया आपको। आइए अब हम चैनल के आधार पर जो संप्रेषण दो प्रकार का था, शाब्दिक और अशाब्दिक, तो हम शाब्दिक को अब थ्योरी के प्रकार में पढ़ते हैं, क्योंकि हमें इसकी पीडीएफ बनानी है और अब इसको ग्रुप में डालना है। ठीक है, तो शाब्दिक संप्रेषण में भाषा का प्रयोग किया जाता है, यानी कि अपने विचारों को, अपने भावनाओं को दूसरों तक पहुंचाने के लिए हम भाषा या शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो वहां पर क्या होता है, वहां पर शाब्दिक संप्रेषण होता है। ठीक है, तो शाब्दिक संप्रेषण में भाषा का या शब्दों का प्रयोग किया जाता है। यह संप्रेषण मौखिक रूप में वाणी द्वारा, यानी कि अगर हम संचार लिखित रूप में न करके हम केवल फेस टू फेस बोलकर हम अपनी बात को किसी तक पहुंचाना चाहते हैं तो हम मुंह के माध्यम से भी पहुंचा सकते हैं, तथा लिखित रूप में हम शब्दों, संकेतों, विचार, भावनाओं आदि के द्वारा दूसरों के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए प्रयोग किया जाता है शाब्दिक कम्युनिकेशन का। ठीक है, शाब्दिक संप्रेषण को दो भागों में बांटा जाता है। पहला है मौखिक संप्रेषण और दूसरा है लिखित संप्रेषण। ठीक है, मौखिक को बोलते हैं ओरल कम्युनिकेशन और लिखित को बोलते हैं रिटन कम्युनिकेशन। दोस्तों जैसा मैं पढ़ा रहा हूं ऐसा ही आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। तो भाई शाब्दिक संप्रेषण दो प्रकार का होता है, ओरल और लिखित। आइए अब इनके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। तो पहला जो प्रकार है
शाब्दिक संप्रेषण का वो है मौखिक संप्रेषण, यानी कि ओरल कम्युनिकेशन। तो ये होता क्या है, जैसे मैंने आपको बताया कि हम अगर लिखकर किसी से वार्तालाप नहीं कर सकते तो हम बोलकर कर सकते हैं। जहां हम बोलकर अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचाते हैं वहां होता है ओरल कम्युनिकेशन, मौखिक कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, तो इस संप्रेषण में वाणी यानी कि बोलकर द्वारा, वाणी द्वारा तथ्यों एवं सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है। इसमें वार्ता, परिचर्चा, सामूहिक चर्चा, व्याख्या, कहानी, प्रश्नोत्तर आदि के माध्यम से अभिव्यक्ति की जाती है। ठीक है, समझ रहे होंगे आप, बिल्कुल सिंपल भाषा में है भाई, इससे और सरल मैं नहीं समझ सकता कि कोई और देगा। इसमें संदेश देने वाला तथा संदेश ग्रहण करने वाला दोनों ही परस्पर आमने सामने रहते हैं, यानी कि जहां पर हम मौखिक संप्रेषण करेंगे तो भाई जो कह रहा है और जो सुन रहा है वो परस्पर आप आमने सामने होंगे। ठीक है, तभी तो होगा मौखिक कम्युनिकेशन। ठीक है भाई, अगर कोई पास में बैठा हुआ है तो मैं लिखित रूप में थोड़ी दूंगा उसे कि भाई एक गिलास पानी दे दे, या तेरा नाम क्या है, मैं उसके पूछ सकता हूँ कि भाई तेरा नाम क्या है भाई, ये पूछ सकता हूँ ना। तो वहां पर होता है मौखिक संप्रेषण। आई होप आप समझ गए होंगे बड़े आसानी से। दूसरा थोड़ा देखो, अब जो मौखिक संप्रेषण है उसके कुछ ये देख लेते हैं कौन कौन कहां पर यूज होते हैं। ठीक है, जैसे कि प्रत्यक्ष वार्तालाप यानी कि डायरेक्ट कन्वर्सेशन, एक आदमी वहां बैठा है, मैं यहां खड़ा हूं, मैं आपस में बात कर रहे हैं, तो डायरेक्ट कन्वर्सेशन हुआ। दूसरा भाषण, स्पीच हम देते हैं, वहां पर हम मौखिक संप्रेषण करते हैं। बातचीत हम आपस में करते हैं, वहां भी हम मौखिक संप्रेषण करते हैं। ठीक है, रेडियो, अगर रेडियो पर कोई बात हो रही है तो वो भी दोस्तों मौखिक संप्रेषण है। ठीक है, टेलीविजन, टेलीविजन पर भाई मौखिक संप्रेषण होता है। ठीक है, टेलीफोन, टेलीफोन भी मौखिक संप्रेषण का साधन है। ठीक है, इसके अलावा सम्मेलन एवं सभाएं, ये सब मौखिक कम्युनिकेशन के प्रकार हैं। आगे बढ़ते हैं। दूसरा है लिखित संप्रेषण, यानी कि लिखकर प्रतिवेदन देना, डायरी हो गया, समाचार पत्र हो गया, ठीक है, बुलेटिन बोर्ड हो गया, ठीक है, डायरी हो गई। तो ये होता है रिटन कम्युनिकेशन, अपनी बात दूसरों तक लिखित रूप में पहुंचाना होता है लिखित कम्युनिकेशन। इसमें संदेश देने वाला लिखित रूप में शब्दों या संकेतों के द्वारा इस प्रकार से संदेश प्रदान करता है कि संदेश ग्रहण करने वाला व्यक्ति उसकी भावनाओं को समझ सके। यानी कि इसमें कोई इंसान जिसको हम अपना विचार या शब्द कहना चाहते हैं वो हमारे पास नहीं होगा, कहीं दूर होगा, तब हम उसको लिखित रूप में देंगे। ठीक है, कि भाई यार कुछ सवाल है मैं आपसे पूछना चाहता हूं, या कोई एप्लीकेशन वगैरह है, या समाचार न्यूज़पेपर है, ठीक है, या पत्र हैं, पत्रिकाएं हैं, तो ये जो संचार होता है ये होता है लिखित संचार। ठीक है, ये होता है लिखित संचार। ठीक है, थ्योरी भी आपने देख ली, ज्यादा बड़ी नहीं है, छोटी सी थ्योरी है। अब इसके कुछ साधन हैं कि भाई ये लिखित संचार किन किन साधनों से होता है। तो संस्थागत पत्रिकाएं, ठीक है, मैगजीन वगैरह, इसके अलावा कार्यालय बुलेटिन, ऑफिस बुलेटिन, ठीक है, क्योंकि ऑफिसों में जो कार्य होता है वो लिखित रूप में होता है। ठीक है, कार्यालय हैंडबुक्स, ठीक है, कार्यालय डायरी, संगठन निर्देशिका, नीति पुस्तिकाएं, कार्यविधि पुस्तिकाएं, सभाओं के सूक्ष्म। ठीक है, यानी कि जब सभा हो रही है तो हम कुछ पॉइंटों को नोट करते हैं। ठीक है, तो भाई ये
होता है लिखित कम्युनिकेशन। आई होप आप बिल्कुल आसानी से समझ गए होंगे कि भाई मौखिक क्या होता है और लिखित क्या होता है। ठीक है, आइए अब चैनल के आधार पर दोस्तों मैंने बताया आपको कि दो प्रकार का संचार है, शाब्दिक संचार और अशाब्दिक संचार। हमने शाब्दिक संचार में आपको बताया क्या क्या आता है, उसमें दो प्रकार थे। पहला था आपका लिखित संचार, दूसरा था मौखिक संचार। अब जो देखो ये सीन देख लो, चैनल के आधार पर संचार दो प्रकार का था, शाब्दिक, अभी हमने शाब्दिक पढ़ा था, अब बारी है अशाब्दिक की। ठीक है, अशाब्दिक संचार में क्या क्या आता है, जहां पर हम शब्दों का प्रयोग नहीं करते, केवल संकेतों का प्रयोग करते हैं, वहां होता है हमारा अशाब्दिक संचार। इसको बोलते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है, जहां पर शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं, केवल कुछ संकेतों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, कुछ सिंबल्स का प्रयोग करते हैं। तो देखो अशाब्दिक संप्रेषण में भाषा का प्रयोग नहीं किया जाता है, यानी कि हम शब्द बोलकर या लिखकर इस संचार का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, इसमें वाणी, संकेत, चक्षु संपर्क, मुख मुद्राओं एवं स्पर्श संपर्क आदि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले यानी कि इसमें कुछ प्रकार होते हैं इसके अंदर भी, कौन कौन से प्रकार के माध्यम से अशाब्दिक संप्रेषण किया जाता है। तो पहला है वाणी संप्रेषण। वाणी संप्रेषण में विचारों तथा भावनाओं की अभिव्यक्ति व्यक्तिगत रूप से अथवा छोटे छोटे समूह में आमने सामने रहकर वाणी द्वारा की जाती है। जैसे हाँ हाँ, हाँ हूं कहना। ठीक है, इतने कोई आदमी बोल रहा है हाँ इस तरीके से दोस्तों ये वाणी संप्रेषण होता है। सीटी बजाना कि भाई आदमी कोई खुश है, या थिएटर में हॉल में जाकर जो कोई सीटी बजा रहा है तो वो भी कम्युनिकेशन है कि भाई मजा आ रहा है। ठीक है, जोर जोर से बोलना, चीखना, मुस्कुराना आदि ये दोस्तों वाणी संप्रेषण होते हैं, ये अशाब्दिक होते हैं। ठीक है, आप समझ रहे होंगे ये। आगे बढ़ते हैं, दूसरा है मुख मुद्राएं एवं चक्षु संपर्क। ठीक है, ये भी अशाब्दिक संप्रेषण है। कक्षा में चक्षु संपर्क यानी कि आई टू आई कांटेक्ट, अगर टीचर दोस्तों बच्चों से आई कांटेक्ट नहीं करेगा तो बच्चे भी सही से नहीं पढ़ेंगे, तो वो भी एक कम्युनिकेशन है। बच्चे समझते हैं कि यार मास्टर जी देख नहीं रहे मेरी तरफ, तो मैं अच्छे तरीके से नहीं पढ़ूंगा। अगर देख रहे हैं तो भाई इसका मतलब ये है कि सर जी का ध्यान हमारी तरफ है। ठीक है, तो आई कांटेक्ट भी होना जरूरी है टीचर का। कक्षा में चक्षु संपर्क आई टू आई कांटेक्ट के द्वारा शिक्षक अपने छात्रों की मन स्थिति का ही अंदाजा लगा लेते हैं कि भाई उसके मन में क्या चल रहा है। ठीक है, संवेगात्मक स्थिति की अभिव्यक्तियों में छात्रों की मुख मुद्राएं अहम भूमिका निभाती हैं। मुख मुद्राओं के माध्यम से प्रसन्नता, कोई बच्चा खुश है, प्रसन्न है तो भैया ये ठीक, मतलब आपने अब अभी फिलहाल खुश है ये। ठीक है, भय, कोई बच्चा तो डर रहा है तो वो उसका फेस बता देगा कि डर रहा है भैया। क्रोध, कोई गुस्से में है उसका मुंह लाल हो जाएगा। ठीक है, शोक तथा आश्चर्य आदि का संप्रेषण आसानी से किया जा सकता है, वहां भी अशाब्दिक संप्रेषण होता है। ठीक है, आप समझ रहे होंगे जो मैं कहना चाह रहा हूं। इसके बाद
अशाब्दिक संप्रेषण में जो तीसरा पॉइंट है वो है स्पर्श संप्रेषक, यानी कि स्पर्श करके भी, जैसे कि बच्चों को पुचकारना, ठीक है, पीठ थपथपाना, हाथ मिलाना, ठीक है, इस तरह करना, गुड, ठीक है। तो ये भी क्या है दोस्तों, स्पर्श संपर्क है। इसमें स्पर्श को ही प्रमुख माध्यम बनाया जाता है। स्पर्श के माध्यम से ही व्यक्ति अपनी भावनाओं एवं विचारों की अभिव्यक्ति करने में समर्थ होते हैं। प्रशंसा की शाबाशी देना कि भाई शाबाश बेटे तेरे इतने बढ़िया नंबर आए हैं, या शाबाश बेटे तूने इतना अच्छा काम किया है, ठीक है, तो ये भी एक संचार है। प्यार का एक चुंबन अपने आप बहुत सी भावनाओं, संवेदनाओं तथा विचारों की अभिव्यक्ति का एक महत्वपूर्ण साधन है। तो भाई ये हो गया स्पर्श संपर्क, ये भी एक अशाब्दिक संप्रेषण का प्रकार है, ठीक है। तो अभी हमने पढ़ा चैनल के माध्यम से, चैनल के आधार पर संप्रेषण दो प्रकार का था, शाब्दिक और अशाब्दिक। हमने शाब्दिक भी पढ़ लिया जो लिखित और मौखिक रूप में होता है, और अशाब्दिक भी हमने पढ़ लिया तो वाणी से होता है, स्पर्श मुद्राओं से होता है, संकेतों से होता है, ठीक है। अब जो तीसरा प्रकार है संप्रेषण का वो है उद्देश्य के आधार पर संप्रेषण, ठीक है। तो उद्देश्य के आधार पर जो संप्रेषण होता है वो दो प्रकार का होता है। पहला औपचारिक, ठीक है, यानी कि फॉर्मल कम्युनिकेशन। दूसरा है अनौपचारिक, इनफॉर्मल। इनको भी जान लीजिए, कई बार एग्जाम में आ चुके हैं ये कि भाई फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या है, इनफॉर्मल क्या है। तो आइए थोड़ा सा इनके ऊपर डिस्कशन करते हैं। आपको समझ में भी आ रहा है, नहीं आ रहा है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो भाई सबसे पहला है औपचारिक संप्रेषण, यानी कि फॉर्मल कम्युनिकेशन को पढ़ते हैं, ठीक है। औपचारिक औपचारिक में क्या होता है, देखो इसमें एक संस्था होती है और उस संस्था में कुछ लोग आपस में बातें करते हैं या कोई ऑर्डर पास करते हैं, तो सॉरी तो देखो औपचारिक संचार किसी संस्था में विचार पूर्वक स्थापित की जाती है। किसी व्यक्ति को किसको और किस अंतराल में सूचना देनी चाहिए, यह किसी संस्था में विभिन्न स्तरों पर कार्यरत व्यक्तियों के मध्य संबंधों को स्पष्ट करने में सहायक होता है। यानी कि दोस्तों आप कह सकते हैं कि इसमें क्या होता है, इसमें एक संस्था होती है, चाहे वो स्कूल हो, ऑफिस हो, कॉलेज वगैरह हो, ठीक है, या कोई भी फैक्ट्री हो, तो उसमें जो कर्मचारी हैं वो आपस में जब बातें करते हैं या लिखित रूप में कुछ देते हैं तो वहां पर होता है औपचारिक कम्युनिकेशन, ठीक है।
कारक व्यक्तियों के मध्य संबंधों को स्पष्ट करने में सहायक होता है। औपचारिक संदेशवाहन के निर्माण व प्रेषण में अनेक औपचारिक संवाद अधिकांश लिखित होते हैं। यानी कि जब किसी संस्था में क्या दोस्तों ऊपरी अधिकारी और नीचे वाले अधिकारी को कोई सूचना दे रहा है तो लिखित रूप में होंगी, या कोई नीचे वाला अधिकारी ऊपर वाले अधिकारी को सूचना दे रहा है तो वहां पे सूचना कैसी होंगी, लिखित रूप में होंगी। यथा संस्था का प्रधानाचार्य, अगर संस्था का प्रधानाचार्य है या मालिक है, अपने उप प्रधानाचार्य को कुछ निर्देश प्रदान करता है तो वह औपचारिक प्रकृति का ही समझा जाएगा, क्योंकि एक उच्च अधिकारी अपने नीचे रहने वाले अधिकारियों या कर्मचारियों को निर्देश देने की स्थिति में बाध्य होता है। ठीक है। औपचारिक संदेशवाहन के अन्य, यानी दोस्तों एक प्रिंसिपल अपने कर्मचारियों को या उप प्रिंसिपल को कोई आदेश देगा, निर्देश देगा, तो वो औपचारिक कम्युनिकेशन होता है। ठीक है। दूसरा है औपचारिक संचार, अधिकृत संचारकर्ता के द्वारा सही सूचना प्रदान की जाती है। यानी कि कोई प्रिंसिपल है दोस्तों और अपने कर्मचारी को केवल सही सूचना देगा, गलत सूचना नहीं देगा। यह संचार लिखित रूप में होता है। यानी कि जो औपचारिक संचार होता है वो लिखित रूप में होता है। इस संचार के द्वारा संचार की प्रतिपुष्टि होती है। यानी कि कोई प्रिंसिपल ने लिखित रूप में कुछ दिया कि भाई क्या इस बात से सभी सहमत हैं, तो दोस्तों स्कूल के सभी टीचर उस पर साइन करेंगे, हाँ हम सहमत हैं, तो ये प्रतिपुष्टि हो गई। यह संचार व्यवस्थित एवं उचित तरीके से किया जाता है। ठीक है। कि भाई प्रिंसिपल ने कोई एप्लीकेशन टाइप करवाई, उस पर साइन कर दिए अपने, तो ये बाबू पर जाएगी, वो भी साइन करेगा, फिर टीचर पर जाएगी, सब साइन करेंगे, और फिर कर्मचारी पर जाएगी, वो साइन करेंगे, तब जाकर दोस्तों वो एक ऑथराइज्ड दस्तावेज बन गया। ठीक है। यह संचार करते समय संचार के स्तरों के क्रमों का विशेष ध्यान रखा जाता है कि भाई इसके बाद इस पर जाना है, इसके बाद इस पर जाना है, इसके बाद इस पर जाना है। ठीक है। इस संचार के माध्यम से संचारक की स्थिति का पता सरलता से लगाया जाता है कि भाई ये प्रिंसिपल से छोटा है, ये उससे छोटा है, ये कर्मचारी है, इनका दोस्तों स्तर का ज्ञान होता है। ठीक है। इस संचार के द्वारा व्यवसायिक मामलों को आसानी से नियंत्रित एवं व्यवस्थित किया जा सकता है। इस संचार के द्वारा दूर स्थापित लोगों से संबंध आसानी से स्थापित किए जा सकते हैं। अच्छा, इस संचार के कुछ दोष भी हैं, जैसे कि इस संचार की गति धीमी होती है। भाई ये संचार ज्यादातर सरकारी डिपार्टमेंट में होता है, क्योंकि हम ये समझते हैं कि सरकारी डिपार्टमेंट में काम बड़ा मंदा मंदा होता है। दोस्तों ये औपचारिक होता है कि इसके बाद कोई फाइल वहां जाएगी, उसके बाद वो फाइल वहां जाएगी, तो वहां पर होता है औपचारिक संप्रेषण। ठीक है। सामान्यतः इस संचार में उच्च अधिकृत लोगों का ही अधिभार ज्यादा होता है। इस संचार में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से संचार की आलोचना नहीं की जा सकती है। इस संचार में नियमों का सख्ती से पालन किया जाता है, जिसके कारण संचार में लोचशीलता के अभाव के कारण बाधा उत्पन्न होने की संभावना हमेशा विद्यमान रहती है। ठीक है। जैसे दोस्तों कोई मुख्यमंत्री ने कोई ऑर्डर पास कर दिया, तो भाई वो जो ऑर्डर होगा धीरे धीरे नीचे तक आएगा। ठीक है। अब है अनौपचारिक संप्रेषण। ठीक है।
यानी कि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। अनौपचारिक अनौपचारिक संदेशों का आदान प्रदान आमतौर पर सामुदायिक भोजन, ठीक है, यानी कि बहुत सारे लोग खाना खा रहे हैं दावतों में या शादी विवाह में, जब वो बात करते हैं दोस्तों वहां पर होता है अनौपचारिक कम्युनिकेशन, ठीक है। सामाजिक अवसरों पर, ठीक है, पार्टियों में आदि के अवसर पर अनौपचारिक संचार होता है, यानी कि वहां पर कोई ऑर्डर दे रहा है तो वही लिखित रूप में नहीं देगा, ठीक है दोस्तों। अगर घर के मुखिया ने कह दिया कि भाई एक कट्टा आलू लाने हैं या एक टीन लाना है रिफाइंड का, तो भाई वो आना है, लिखित रूप में कोई नहीं देगा। तो दोस्तों ये होता है अनौपचारिक। ऐसे अवसरों पर वरिष्ठ अपने अधीनस्थों से ऐसी जानकारी एकत्र करते हैं जो औपचारिक संचार के माध्यम से प्राप्त करना मुश्किल होता है, यानी कि लिखित रूप से प्राप्त करना मुश्किल होता है, वो केवल अनौपचारिक किसी भी तरीके से बात करके पूछ सकते हैं। इस तरह के संचार में टिप्पणियां, सुझाव आदि शामिल होते हैं। कोई पूछ सकता कि यार इस काम को कैसे किया जाए, ये अनौपचारिक संप्रेषण है। अनौपचारिक संदेश वाहन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन एक ही संस्था, संगठन, कार्यालय या कारखाने में काम करने वाले लोगों के मध्य बहुधा मैत्री, घनिष्ठता या समूह भावना के अनौपचारिक संबंध विकसित हो जाते हैं, जिन्हें उच्च अधिकारी रोक नहीं सकते। जैसे कि भाई कर्मचारी के लोग उनकी ऑफिस के लोग आपस में बात कर रहे हैं, ठीक है, कोई किसी से सुझाव ले रहा है, कोई किसी को सुझाव दे रहा है, तो ये होता है अनौपचारिक। भाई ये जो बात होती है तो इनको कोई भी उच्च अधिकारी रोक नहीं सकता, क्योंकि वो दोस्तों आपस में बात कर रहे हैं। जब इन अनौपचारिक संबंधों के सहारे से कोई संदेश एक व्यक्ति से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से अगले, इसी प्रकार बहुत से लोगों के मध्य फैल जाता है, तो इस प्रकार के संप्रेषण को अनौपचारिक संदेशवाहन कहते हैं। कुछ लोग उसे अंगूरीकृत, यानी कि देखो अंगूरीकृत मतलब ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन, इस तरीके से देखो, यानी कि यहां से कोई खबर इस तरह फैल गई, कहते हैं ना कि भाई कोई भी खबर आग की तरह फैलना, तो उसको बोलते हैं ग्रेप वाइन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब देखो जब हम स्टार्टिंग में थे तो हमने बताया था कि संप्रेषण के प्रकार 4 प्रकार होते हैं। पहला है संबंधों के आधार पर, दूसरा होता है उद्देश्य के आधार पर, तीसरा दिशा के आधार पर, और चौथा होता है आपका चैनल के आधार पर। तो चौथा है हमारा दिशा के आधार पर संप्रेषण, ठीक है, यानी कि डायरेक्शन के बेस पर संप्रेषण कितने प्रकार का होता है। तो दिशा के आधार पर संप्रेषण 3 प्रकार का होता है। पहला है हमारा ऊर्ध्वाधर, यानी कि लंबवत, लंबवत लंबवत संचार, ठीक है। दूसरा है क्षैतिज संचार, यानी कि इस तरीके से, ठीक है, ऊर्ध्वाधर इस तरीके से लंबाई में, ठीक है, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर, ठीक है। डायगोनल दोस्तों ये ऊपर भी हो सकता है और नीचे भी हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं वर्टिकल कम्युनिकेशन, यानी कि ऊर्ध्वाधर संचार के बारे में बात करते हैं। तो वर्टिकल कम्युनिकेशन पदानुक्रमित रूप से जानकारी साझा करते हैं, ठीक है, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर,
यानी कि इस संचार के माध्यम से हम नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे जानकारी भेजते या प्राप्त करते हैं। ठीक है, हम शायद इस प्रकार के संचार के सबसे अधिक परिचित हैं। वरिष्ठ प्रबंधक यानी कि जो बड़ा अधिकारी होगा वो दोस्तों क्या करेगा, वो नीचे वालों को आदेश भेजेगा, और कोई नीचे वाला कोई दोस्तों कुछ पूछताछ के लिए ऊपर भेजेगा कोई लेटर, तो उसको ऊपर भेजना पड़ेगा। तो वरिष्ठ प्रबंधक मध्य प्रबंधक के साथ बजट, उद्देश्यों, प्रतिक्रिया और लक्ष्यों जैसी जानकारी साझा करता है, जो फिर इसे अपनी टीमों के साथ साझा करते हैं। तो दोस्तों यानी कि लंबाई में, यानी कि भाई कोई बड़ा बाबू है, उससे छोटा बाबू है, अब धीरे धीरे क्या होता है कि भाई ऊपर नीचे ये क्रम चलता रहता है। इसको बोलते हैं लंबवत कम्युनिकेशन, यानी कि एक ही दिशा में चलता है। दूसरा है क्षैतिज संप्रेषण। ठीक है, क्षैतिज संप्रेषण, हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन। ठीक है, क्षैतिज संचार का अर्थ केवल पेशेवर सेटिंग में सूचना के प्रवाह की व्याख्या करता है। यानी कि बहुत सारे लोग एक ही टीम में काम कर रहे हैं, ठीक है, तो वहां पर हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन होगा। यदि आप एक टीम में काम कर रहे हैं तो आपके साथियों के साथ आपकी बातचीत क्षैतिज संचार के अंतर्गत आएगी। ठीक है, यह कर्मचारियों को एक दूसरे के साथ पहचानने और अपने विचारों को संप्रेषित करने में सहज होने में मदद करता है। जिन कर्मचारियों को खुलकर बात करना मुश्किल लगता है, उनके लिए हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन उन्हें अपने खोल से बाहर आने के लिए प्रोत्साहित करता है। इस प्रकार का संचार तब उपयुक्त होता है जब जानकारी संवेदनशील प्रकृति की न हो या वरिष्ठ प्रबंधक द्वारा अनुमोदन की आवश्यकता न हो। यानी कि दोस्तों कोई दोस्त हैं बहुत सारे, वो आपस में बात कर रहे हैं, कोई टीम मेंबर है आपस में बात कर रहे हैं, तो वहां पर क्षैतिज कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, ना तो किसी की कोई बात आगे भेजेगा, ना किसी की बात कोई नीचे भेजेगा। ठीक है, केवल एक ही सीध में चलता है ये। और तीसरा है इसका डायगोनल कम्युनिकेशन, डायगोनल। ठीक है, या इसको बोल सकते हैं हम विकर्ण संचार। उस संचार को संदर्भित करता है जो दोनों स्तरों और कार्यों या विभागों को पार करता है। देखिए दोस्तों, एक प्रोफेसर हिस्ट्री का है और एक प्रोफेसर इंग्लिश का है। ठीक है, जब दोनों आपस में इंफॉर्मेशन साझा करते हैं, विचार करते हैं, बात करते हैं, तो वो अपने डिपार्टमेंट की बात हिस्ट्री वाले से करेगा और हिस्ट्री वाला अपने डिपार्टमेंट की बात इंग्लिश वाले से करेगा। तो दोनों डिपार्टमेंट की बात दोस्तों क्या हो गई, मिक्स हो गई। तो वहां पर होता है विकर्ण, इस तरीके से। ठीक है, यहां से यहां की बात आएगी, यहां से बात यहां आएगी। जहां विभिन्न विभागों के कर्मचारी सदस्य उनके रिपोर्टिंग संबंधों के बावजूद संगठन के भीतर एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं, वहां पर डायगोनल संचार होता है। तो भाई दोस्तों, ये थी आज की क्लास। आपको कैसी लगी? ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा। देखो, क्योंकि अभी हम थ्योरी पढ़ा रहे हैं। ठीक है, बहुत लोगों को मजा नहीं आ रहा होगा, मुझे पता है। जब हम प्रैक्टिस कराएंगे तब मजा आएगा। देखो, कोर्स हमारा बहुत ही सस्ते में है, केवल 199 रुपये में है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो वे कैसी आपको क्लास लगी? ये थ्योरी की क्लास थी, मैंने समझाया भी और थ्योरी भी आपको पढ़ाई। देखो, थोड़ा मुश्किल होता है थ्योरी पढ़ाना, हर किसी की बस की नहीं है। तो वे कैसी आपको क्लास लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। ठीक है, कल मिलते हैं 9:30 बजे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।